का रूल है। और केस नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन। अब आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट को कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल में क्या फर्क है। एक वर्ड आता है प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल, आपने कभी सुना होगा। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल, बस इतना सा ही बताऊंगी आपको। द प्रेजेंट पार्टिसिपल, पूरा लिख लीजिएगा, वर्ब फोर्थ फॉर्म को कहते हैं, जबकि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म को कहते हैं। अब आप मुझे ये बताएंगे, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, अच्छा वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है, पहले तो ये बताइए वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है। फर्स्ट फॉर्म। हम्म बेस फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट बेस फॉर्म फॉर्म की, कहते हैं ना। बिल्कुल ठीक है। बेस फॉर्म इक्वल टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ठीक है ना। अब देखिए मेरी बात समझिएगा। इफ आई से गो, गो इज अ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वेंट इसकी सेकंड फॉर्म होती है, जिसके हवाले से कोई बात नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल इसका क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल गॉन। गॉन, मैम गो बिल्कुल। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग। गोइंग। गोइंग, बिल्कुल ठीक है। सो आपको एक केस नंबर 3 भी आई होप समझ आया होगा, ठीक है। तो आपने ये वर्ब वाली बात ध्यान में रखनी होती है, अक्सर पूछा जाता है। केस मैम 4। प्रेजेंट में हम्म वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। नहीं 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 नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फोर्थ फॉर्म को कहा जाता है। अच्छा, हाँ, वर्ब की ठीक है। फर्स्ट फॉर्म को और बेस आपने फॉर्म कहते हैं। पास्ट में लिखा हुआ है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये तो जो मैम होती है ना। इसको। देखिए मेरी बात समझें, जैसे कि क्या, जैसे कि प्लेइंग, प्लेइंग एक एक वर्ड है, प्लेइंग। तो प्लेइंग जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना, आईएनजी वाली, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। बट ठीक अगर मैं है। आपसे कहूँ कि प्लेड, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। यस। मगर मैम इसको ये यूज कहाँ होगा, ये केस थ्री आप जो बता रही हैं। नहीं, ये केस 3 इसलिए इस्तेमाल होता है कि अक्सर ग्रामर के रूल के हिसाब से एक, आपका मुझे नहीं पता, आप लोग कहीं जॉब के लिए जाएं या कहीं, आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। अब हमारे प्रोफेसर थे और उन्होंने एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू मुझसे सवाल किया, प्रोफेसर क्या थे, वो जॉब देने वाले थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि व्हाट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो डेफिनेटली मुझे उस वक्त नहीं पता था, क्योंकि उसमें काफी छोटी थी मैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस बेस पर उन्होंने मेरी सैलरी में तकरीबन 70% डिडक्शन की थी, कि हम आपको उस सैलरी पे हायर ही नहीं करेंगे जिस पे आपको एक्सपेक्ट किया गया है, मतलब एक्सपेक्टेड। सो मतलब इतनी भी ज्यादा आपकी जो सोसाइटी है ना, वो प्रेजुडाइज्ड हो सकती है, कि वो बच्चों से, 17-18 साल के बच्चे से उन्हें पूरी पूरी कंप्लीट ग्रामर चाहिए। तो बजाय इसके कि वो बताते, तो उन्होंने, इवन उनका नाम भी है, खैर क्या बोले उनको, तो उन भाई साहब ने ये किया था। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ना होने से 70% डिडक्शन सैलरी में। और आपको पता है एक 17-18 साल के बच्चे की सैलरी क्या लगी होगी। तो उस वक्त उन्होंने जो ये किया होगा, 70% तो मेरे पास बचा गया होगा। तो मैंने कहा चला मैं ये बता देती हूँ। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और अभी आपको आगे जाके जो टेंसेस आएंगे ना, जैसे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले तो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म वाला हमने कल पढ़ा था, जैसे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी पढ़ा है एंड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म की जगह इफ आई से के यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट पार्टिसिपल इज अ एक्शन फॉर्म, लाइक वर्ब की फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट कहेंगे। मेरी बात समझ आ रही है यहाँ पर। यस मैम। अच्छा, केस नंबर 4 की हम बात करते हैं, और केस नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे। देखें, जी मैम। एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये छोटे छोटे से डिफरेंस आज मैं क्लियर करवा दूं। डिफरेंस बिटवीन बिलो एंड अंडर। अब बिलो एंड अंडर का फर्क क्या होता है, मुझे वो भी बताइए, आप में से किसी को बताए तो। मैं अंडर किसी चीज के अंदर और बिल्कुल। बिलो किसी के नीचे। हाँ, इसका कोई एक खास डिफरेंस अगर मैं आपसे कहूँ, कोई अगर आप मुझे बता सके। ग्रामर की क्लास में आज मैं लूंगी, उसके बाद स्पीकिंग होंगी, अभी फिक्र हैं। जी जी बताइए। मैम अंडर जैसे हम कहते हैं ना, द डॉग इज अंडर द टेबल। हम्म अंडर को हम इस तरह करते हैं, बिलो कहते हैं मतलब थोड़ा सा ऊपर। हाँ ठीक है। देखें, हम इसको ऐसे याद रखिएगा, बिलो इज यूज्ड फॉर
मैं यहाँ लिख देती हूँ। इट इज यूज फॉर लेवल, सॉरी, लेवल, पोजीशन ऑफ लेवल, पोजीशन और रैंक के लिए इस्तेमाल होता है, रैंक। जबकि अंडर, अंडर आपका डायरेक्टली, डायरेक्टली बीनीथ, डायरेक्टली बीनीथ का मतलब, बीनीथ का मतलब पता है इंग्लिश में क्या होता है बीनीथ? मैं beneath का मतलब होता है नीचे। बिल्कुल ठीक है। एंड कवर्ड बाय समथिंग, शाबाश। देखें इसको समझिएगा बात को। तो हम ये देखते हैं बिलो का मतलब होता है कि लेवल या पोजीशन या रैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कोई आपसे अपर लेवल का है तो आप बोलेंगे कि आई वर्क बिलो हिज डेजिग्नेशन, या पोजीशन या रैंक के लिए ही इज बिलो टू मी, तो समझ आ रहा होता है ना, इसमें फिजिकली अटैचमेंट नहीं होती है। जबकि अंडर का मतलब होता है डायरेक्टली कवर्ड बाय समथिंग। अगर मैं इसको आप आसान सी मिसाल की बात करूं तो आप इसका ना एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। देखें, टेम्परेचर इज बिलो जीरो। अब एक टेम्परेचर है और मैंने कहा कि मैंने थर्मामीटर से देखा और मुझे पता लगा कि टेम्परेचर मतलब ऑलमोस्ट जीरो से नीचे है। ठीक है, मैं टेम्परेचर को नापने के लिए मेजरमेंट का आला तो जरूर है, यानी मेजरमेंट का वो टूल मौजूद है, बट टेम्परेचर को मैं फिजिकली देख नहीं सकती हूँ। उसकी एज सच कोई एग्जिस्टेंस नहीं है कि टेम्परेचर नाम की एक चीज मेरे पास फिजिकल एंटिटी सराउंडिंग में मौजूद है और उसने जनाब किसी चीज को कवर किया हुआ है, मैं सबकी आंखों से देख रही हूँ। अच्छा, जैसे कि हम यूं कहते हैं, आई साइन बिलो माई नेम। मतलब आपके पास एक फॉर्म आया और उस पे ऊपर आपका लिखा हुआ है एक नाम लिखा हुआ है, जैसे कि सर्टिफिकेट्स में क्या होगा आप लोगों के ऊपर उरूज जहरा यानी वो जो लिखा हुआ है या जो भी लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना होगा, सिर्फ साइन करना होगा ना। तो नाम ऊपर है, साइन मतलब नीचे। तो जो साइन होगा हाँ, वो, अब देखें साइन उसके एक डायरेक्शन में नीचे आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि नाम ने निकल के साइन को कवर कर लिया। तो अब अगर मैं आपसे यूं कहूं कि अपना नाम लाइन के नीचे लिखो, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अपना write your नाम, write the name below, बोले बोले। write your name, write your name below the line। हम्म, वैसे मैम राइट वो योर नेम। आगे जैसे कोई चीज होती है कि उसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है, नीचे लाइन भी होती है बिल्कुल कि वहां पे आप बिल्कुल। साइन करें। तो जैसे हम क्या कहते हैं कि कहाँ लिखना है, हम तो हर उंगली से ऐसे इशारा कर देते हैं कि यहाँ लिख दो। हमें कहना क्या चाहिए, बिलो द लाइन, बिलो द टाइटल। तो टाइटल से नीचे बिलो, लेकिन वो अलग बात है, हमें इसको कभी इतना ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। अच्छा, बट अब जरा हम अंडर की बात कर लेते हैं ना। द कैट इज अंडर द टेबल। अच्छा जी। फिर यहाँ पर मैंने देखा, अगर मैं कहूँ कि शूज जो है ना वो बेड के नीचे हैं, तो क्या होगा? The shoes are under the bed। मुझे पता है, मैं दरख्त के नीचे खड़ी हुई हूँ, तो क्या बनेगा? I am standing under the tree। बिल्कुल, क्योंकि देखिए नजर आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। आई एम स्टैंडिंग अंडर द ट्री। अब यहाँ पर हमारे पास एक और बात चलती है, और वो मैम ये कुछ फिर यूं है रिपीट कि, कर देंगी थोड़ा सा? क्या चीज? फिर थोड़ा सा रिपीट कर देंगी, समझ नहीं क्यों, आया। आप क्लास में थी? जी जी। अभी आ जाएगा समझ में, पहले मुझे इधर थोड़ा सा कंप्लीट करने दे, फिर मैं बताती हूँ, नहीं आएगा तो। अच्छा, तो यहाँ पर हमने देखा कि बिलो एंड अंडर। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर थोड़ा सा ना हर चीज का एक ट्रिकी केस भी होता है। अगर मैं आपसे यूं कहूँ कि जैसे कि एक पहाड़ी है ना, जैसे पहाड़ी को क्या कहते हैं, हिली एरिया ना, हिल, हिली एरिया, पहाड़ी एरिया को कहते हैं ना, पहाड़ी इलाका। तो अब मैंने कहा कि पहाड़, पहाड़ जो है वो देखिए, अगर थोड़ा सा मैं यहाँ से खड़ी देख रही हूँ, तो पहाड़ मुझ जैसे कोई कितने भी इंसान मिला लो तो उसकी सीध में जा रहा होता होगा, इवन एक छोटी सी पहाड़ी भी। तो पहाड़ी के जो उसका एक सरफेस है, उसने जमीन के ऊपर डायरेक्टली अपना वजन रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि पहाड़ को मैंने काट दिया और उसके अंदर अपना घर बनाया, यानी एक टनल मैंने बना ली उससे,
तो अगर ऐसा होता, अगर मैं पहाड़ को काट कर वहां पर कोई रोड होता, तो मैं क्या कहती, माई हाउस इज अंडर द हिली एरिया, क्योंकि पहाड़ ने डायरेक्टली क्या किया हुआ था, मेरे घर को कवर किया होता। बट पहाड़ से थोड़ा सा इधर ढलान की तरफ, यानी जिसे हम कहते हैं शैलो एरिया की तरफ, मेरा घर बना हुआ है। तो मैं यहाँ दोनों चीजों को कंपेयर कर रही हूँ कि पहाड़ इतना ऊंचा है और उससे थोड़ा सा हटके यानी ढलान की तरफ मेरा घर है। तो मैं किसी से क्या कहूंगी, माई हाउस इज बिलो द हिली एरिया। मेरी बात समझ आ रही है यहाँ पर? नहीं यस आई? मैम। नहीं आई बात समझ में? देखिए, अंडर को जितना आप अच्छे से समझ लेंगे ना, आपको बिलो समझना आसान होगा। अंडर का मतलब होता है किसी चीज ने दो या तीन तरफ से डायरेक्टली आपके उस सरफेस को कवर किया हुआ हो। जैसे कि अगर एक पहाड़ है, आप जस्ट एक कंसीडर करें पहाड़ को, पहाड़ के दरमियान में यहाँ पर एक हमारी तरफ एक इलाका भी है, कराची में कटी पहाड़ी। तो उन्होंने बकायदा पहाड़ को काट कर, और आपने देखा होगा एक रोड बना देते हैं, अगर चाइना जैसी तरक्की हो तो वो तो वाकई ऐसा कर लें। तो उन्होंने पहाड़ को काट कर, पहाड़ अपनी जगह ही है लेकिन एक खास सरफेस के मुताबिक, एक खास ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक उसको काट कूट कर वहां से एक रोड निकाल लिया, यानी ब्रिज निकाल लिया या घर बना लिया। अब वो पहाड़ एक एक घर जितना तो होता नहीं है, उसके दरमियान में एक बड़ा रोड निकल गया। तो अब मेरा अगर पहाड़ के नीचे की तरफ मैंने कहीं दुकान वगैरह ली हुई है, तो मैं क्या कहूंगी, माई शॉप इज अंडर द हिली एरिया या अंडर द माउंटेन। नीचे है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे है। लेकिन अगर मैं कहूँ, अब पहाड़ी मेरे इस तरफ है, पहाड़ी बिल्कुल भी नहीं कटी है, और पहाड़ अगर कट भी है जो भी है मुझे से फर्क नहीं पड़ता। अब हम पहाड़ अपनी जगह पर ही है, और पहाड़ से आप जब पैदल पैदल उतरते हैं तो थोड़ा सा जाहिर है एक जमीन शुरू हो जाती है ना, जैसे जमीन है, कोई कोई सरफेस है, कोई मैदान है। मैदान में अगर आपका घर है और आपके घर के आसपास क्या है, पहाड़, और वो पहाड़ बहुत मशहूर है, तो मैं उसके हिसाब से क्या कहूंगी, माई हाउस इज बिलो द माउंटेन। बात समझ आ गई है? मतलब ये मतलब पहाड़ के बिल्कुल थोड़े ही नीचे मेरा घर है। मतलब पहाड़ की एग्जिस्टेंस में ऐसा नहीं है कि पहाड़ को जनाब काटा गया हो और उसके पास बनाया गया हो। अगर पहाड़ हम्म, को ऐसे काटा जाता कि उसका शेड या उसकी कोई चीज मेरे घर को कवर कर रही होती, तो फिर अंडर होता। बकायदा पहाड़ की एग्जिस्टेंस में, यानी उस माउंटेन को ऐसा काटा जाता कि उसके अंदर की तरफ मेरा घर होता, तो फिर हम क्या कहते हैं कि अंडर। इसको हम थोड़ा सा यूं भी समझ सकते हैं कि अगर एक समंदर में पानी का लेवल है, समंदर में पानी का लेवल है और मछली उसमें तैर रही है, तो देखिए पानी जो है वो खुद अपना एक लेवल है, एक रैंक है, एक पोजीशन है। मैंने कहा पानी इतने इतने लेवल पर है। तो द फिश इज स्विमिंग बिलो द सरफेस, सरफेस के नीचे की तरफ वो कर रही है। बट इफ आई से कि हमारे पास कोई एक ऐसा टैंक आ गया, और टैंक, तो फिर मैं टैंक में यूं कहूंगी, टैंक में एक बाउंड्री है, द फिश इज स्विमिंग अंडर द बाउंड्री ऑफ टैंक। हम इसको मजीद थोड़ा सा देख लेते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा। अच्छा, पहले इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक एवरेज मैंने सेट किया हुआ है ना, मैंने कहा भाई 50% पे हमारा स्टूडेंट पास होगा। एक स्टूडेंट ने 45% अचीव किए हैं, तो मैं क्या कहूंगी कि आपके मार्क्स एवरेज से नीचे हैं, क्या होगा? बिलो। हाँ, सेंटेंस बताइए। तुम दोबारा से उर्दू का आपके बोलिए। मार्क्स एवरेज से कम है। योर मार्क योर मार्क्स कैसे कहेंगे, इज बिलो। योर मार्क्स आर योर मार्क्स आर बिलो देन द एवरेज। एवरेज। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि ये नीचे दी हुई हिदायत पढ़ो, यानी इंस्ट्रक्शंस पढ़ो। रीड द इंस्ट्रक्शंस अंडर नहीं 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 नहीं, अंडर नहीं आने वाला अंडर ना, रीड द इंस्ट्रक्शंस बिलो। बिलो द। बिलो, बस खाली रीड द इंस्ट्रक्शंस बिलो, ये नीचे दी गई हिदायत। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं। टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। द टेम्परेचर हैज बीन फॉलिंग। फॉलिंग बिलो। हम्म, बिलो द 10 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर मैं यूं कहूँ कि एक मैंने एक ऑफिस की लिस्ट बनाकर दी है भाई, पाकिस्तान के 10 बड़े ऑफिस हैं, और उनमें मेरे ऑफिस का नाम जो है वो कोई 7वें 8वें नंबर पर है, तो मैं यूं क्या कह सकती हूँ, माई ऑफिस इज बिलो योर, सॉरी, माई ऑफिस इज बिलो इन द लिस्ट, या द नेम ऑफ माई ऑफिस इज बिलो इन द लिस्ट।
या द नेम ऑफ माई ऑफिस इज बिलो टू योर ऑफिस। तो अब आपको आई होप ये बात समझ आई होगी। अब आते हैं अंडर की तरफ। अगर मैं आपसे यूं कहूँ कि मैं जो है वो ब्रिज के नीचे खड़ी हुई हूँ। स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज। आई एम स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज। अच्छा। कंपनी जो है वो भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, यानी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में। तो अब यहाँ बिलो तो आने वाला नहीं है ना। अंडर, द कंपनी इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। अंडर द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। अच्छा। चाबियां जो है वो पिलो के नीचे है, नीचे। द कीज इज अंडर द पिलो। द कीज आर अंडर द पिलो। बात समझ आ रही है आपको यहाँ पर? वैसे मैम आप थोड़े से वो प्रैक्टिस के लिए देंगी ना आज, तो मैं भी थोड़ा आज और इसका मुझे देती हूँ इजी प्रैक्टिस के रहेगा। लिए, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं जरा। ये केसेस आज मुझे यूं पढ़ाने के आप लोगों को, जरा केसेस जरूरी होते हैं। अच्छा जी, कहाँ है मेरा ये कर्सर? अच्छा जी, आगे की तरफ हम बात कर रहे हैं और अपने पास केस नंबर 4 की हेडिंग डालिएगा। सॉरी, मुझे केस नंबर बताइएगा, पहले वाला केस कौन सा था? मैम केस 4 था ना, डिफरेंस बिटवीन बिलो और अंडर। केस 5 है। अच्छा जी, मेरे कर्सर ने बदतमीजी शुरू कर दी है और अच्छी खासी कर दी है। वेयर इज माय कर्सर? अच्छा जी, तो अब केस नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। अपने पास लिखें द डिफरेंस बिटवीन टू एंड सच। T O O 2 वाला। जी जी, टू एंड सच। अब क्योंकि कर्सर तो चल ही नहीं रहा है, बहरहाल आप लिखें जरा इसमें। द टू इज यूज्ड, मैं लिख देती हूँ ना। द टू इज यूज्ड फॉर द नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट, जबकि सच जो है। अच्छा, इन दोनों का मतलब क्या होता है? मैम ट्रू तो कहते हैं कोई चीज भी बहुत के लिए इस्तेमाल करें, और हम्म सच जैसे हम एग्जाम्पल के लिए भी देते हैं, जैसे सच एज, या इस तरह। सही बता रही हैं। तो मैंने क्या कहा कि टू इज यूज फॉर द नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट, जबकि सच जो है वो हमारे पास पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। आगे की तरफ हम बात करते हैं जरा। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, बहुत ज्यादा, यानी एक्सट्रीम, यानी मैसिव में ले लें आप, इनॉर्मस या मोर, इस सेंस में आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टू गुड एंड आई से यू आर। अच्छा, सो लगाएं या सच लगाएं, दोनों की एक ही बात है, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टू सच एंड सो। तो सिर्फ टू हमारे पास नेगेटिव है, वरना सच एंड सो क्या है हमारे पास पॉजिटिव में। तो फिर मैं आपको फर्क बताती हूँ ना। यू आर सो गुड। अच्छा, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इस वाले कॉम्प्लीमेंट का? इस वाले का मैम ये जो कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? COMPLIMENT। कॉम्प्लीमेंट होता है किसी को मतलब किसी को अच्छा देना, कोई फीडबैक। बात करना, बिल्कुल फीडबैक ठीक, देना। बिल्कुल ठीक है। तो इफ आई से कि आप बहुत अच्छे हैं, और मेरा अंदाज और मेरा लहजा आपके साथ बहुत पॉजिटिव है, और मैंने कहा आप बहुत अच्छे हैं, तो क्या होगा? यू आर सो गुड, या यू आर सच अ गुड पर्सन। लेकिन अगर मैं कहूँ आप बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, और मेरे अंदाज में थोड़ा सा क्रिटिसाइज है, यानी इंसल्ट है, या थोड़ा सा ये है कि भाई तुम ही इतने बेवकूफ बनकर अच्छे हो, तो क्या होगा? यू आर टू गुड। तो आप अक्सर नोट कीजिएगा, whenever you go to give the feedback to on any social media platform, and if you use this word, this product is too good, इसका मतलब सामने वाले को पता ही नहीं है। Too is a negative compliment. For example, if I say the tea is too hot, it means I cannot drink this tea right now because it has the capacity to
just burned my tongue right now. So I can say the tea is too hot. मतलब मैं इसको नहीं पी सकती ना, नहीं है ये कभी पीने के काबिल नहीं है. बट इफ आई से द टी इज सच अ हॉट, ये टी इज सो हॉट राइट नाउ, सो ये एक पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट होता है. तो टू एंड सच का हमेशा ख्याल रखिएगा. आगे चलते हैं. एंड आई एम गेटिंग सो मच डिस्टर्ब क्योंकि आज मेरे साथ जो हो रहा है वो होना नहीं चाहिए. मैम टू टू और सच मैम एक दफा और बता दें, ये सारा तो हम क्या थोड़ा मतलब है, तुम्हारे कंफ्यूज। सेल वेल वीक चल रहे हैं क्या आज है? तो मतलब कहाँ खोई हुई हो ये बताओ. तो खोई भी कहाँ हो ये बताओ. मैम ये भी मैम समझ में नहीं आया कि आपने बोला टू नेगेटिव के साथ लगता है, तो ये गुड के साथ क्यों लगा है? हाय हाय मोहसिन. मोहसिन, अक्सर तारीफें ऐसी होती हैं जिसमें किसी इंसान को रखकर जलील भी किया जाता है. जैसे कि हम कहते हैं ना कि अरे वो तो बड़े सीधे हैं. अरे भाई तुम ही हो इतने ज्यादा सीधे. मतलब अंदाजा हमारा क्या है कि सीधा. आप मुझे बताएं, मैंने किसी से मिलकर कहा कि आप बहुत मेहरबान इंसान हैं, तो मैं क्या कहूंगी? यू आर काइंड पर्सन, यू आर अ काइंड पर्सन. बट अगर मैंने कहा तुम कुछ हद से ज्यादा ही मेहरबान हो भाई, मतलब अगर मैं इसको यूं कहना चाहूंगी इतनी मेहरबानी करनी नहीं चाहिए, और आप उस अंदाज में कह रही हो कि आप बहुत ज्यादा मेहरबान है, यू आर टू काइंड. अच्छा. और अगर मैं आपसे कहूँ कि यू आर सच अ काइंड पर्सन, इट मीन्स मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर. नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि जुमला नेगेटिव होगा, मतलब ये कि कहने वाला अपने अंदर इंसल्टिंग वे रखता है, यानी क्रिटिसिज्म, सरकास्टिक वे रखता है कि वो थोड़ा सा जलील कर रहा है. इसको आप आसान अल्फाज में यूं समझें. आपने किसी को अपनी हैसियत से ज्यादा गिफ्ट दे दिया. आपकी सैलरी एक मिसाल के तौर पर 15,000 है, आपने किसी को दे दिया गिफ्ट तकरीबन 8-9 हजार का दे दिया, और उसे अच्छे से पता है, तो वो उसे अगर वो रिसीव करता है वो कहता है सच अ नाइस प्रेजेंट, तो चले समझ आ रहा है. लेकिन अब वो कहे दिस इज टू एक्सपेंसिव यार, तो टू का मतलब क्या है कि तुम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो तुमने क्यों किया, मतलब टू में वो आपको आपकी हैसियत याद दिला रहा है. सो टू का कॉम्प्लेंट हमेशा नेगेटिव के लिए आता है. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. हाँ या ना? मैम मैं यस आ गया. मैम, आ गया समझ। अच्छा जी. केस नंबर ये 6 होगा आई थिंक. केस नंबर 6 इज कांट हेल्प. आप बोलेंगे ये आज क्या पढ़ रहे हैं हम बच्चों? आज हम वो चीजें पढ़ रहे हैं जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है और आपको पता होनी चाहिए. कांट हेल्प, इसका मैम ये मतलब होता ज्यादातर है. स्पीकिंग में इस्तेमाल होते हैं ना वर्ड्स। बिल्कुल बिल्कुल. यू रिमेन रेस्टलेस इफ यू डोंट डू इट. यू रिमेन रेस्टलेस इफ यू डोंट डू इट. आप क्या कहते हो? आप बहुत ज्यादा बेचैन रहते हो अगर आप ये काम नहीं करते. द सिंपल फॉर्मेट इज सब्जेक्ट कांट हेल्प, एंड यू विल सिंपली यूज द प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब आपको समझ आ जाएगा. प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब फोर्थ फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट. प्रेजेंट में कांट हेल्प ऐसे कैंट नहीं पढ़ते, ऐसे कांट पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल भाई मैं स्मोकिंग किए बगैर नहीं रह सकती. आई कैन नॉट लिव आई विदाउट कांट हेल्प. स्मोकिंग। हाँ वो भी आप कह सकते हैं आई कैन नॉट लिव विदाउट स्मोकिंग. लेकिन इसको आप ऐसे कहते हैं आई कांट हेल्प स्मोकिंग. आई कांट हेल्प यानी आप कुछ भी नहीं करें, पहले उस इंसान को लगाए, बीच में कांट हेल्प लगाए, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दें. आई कांट हेल्प स्मोकिंग. मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकती. आई कांट हेल्प. अब देखिए बार बार मैं इसको वो अपोस्ट्रोफी नहीं डालूंगी, तो समझ जाइएगा. आई कांट हेल्प टॉकिंग टू यू. क्या ऐसा रियल लाइफ में इस्तेमाल होता है? बिल्कुल होता है. आई कांट हेल्प टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात किए बगैर नहीं रह सकती. अच्छा, अगर मैं यूं कहूँ कि बहुत ज्यादा कहीं पर रश पड़ गया ना, आज आप कहीं सिनेमा वगैरह गए, वहां बहुत रश पड़ गया, और आपको को मशवरा देता है चलो यार नेक्स्ट डे आ जाएंगे ना, नेक्स्ट डे देखेंगे, आप बोलेंगे नहीं यार मैं तो भाई मैं आज जो है ना मूवी देखे बगैर नहीं रह सकती. आई कांट हेल्प वॉचिंग मूवी नाउ. मेरी बात समझ आ रही है? यस मैम. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कभी कोई काम किए बगैर नहीं रह सकते. एंड इफ आई से द पास्ट वन, सो पास्ट में क्या हो जाएगा? couldn't help. मैंने अभी नहीं पढ़ाया, मुझे पता है, मैंने आपको couldn't help. वेट.
मेरे पीछे जो अंकल आए हुए हैं यहाँ पे तंग कर देंगे वरना। हम जैसे कहते हैं ना कि यार वो लड़की आखिर बताए बगैर रही नहीं, तो ये वो वाला सेंस है पास्ट में ना इसका। शी couldn't help रिवीलिंग द सीक्रेट्स, आखिर उसको सुकून ना मिला जब तक उसने बता ना दिया। ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ पर? तो प्रेजेंट में क्या है कांट हेल्प, पास्ट में क्या हो जाएगा couldn't help। सो इफ आई से कि यार मैं फैसला किए बगैर नहीं रह सकता, मतलब बहुत हो गया, आपको किसी ने बहुत आजमा लिया और आप कह रहे हैं मैं फैसला किए बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प टेकिंग डिसीजन या आई कांट हेल्प डिसाइडिंग। यार मैं फैसला किए बगैर रह नहीं सका उस टाइम, से क्या होगा? आई कुड I नॉट couldn't couldn't, अच्छा इसमें डिसाइडिंग। could not नहीं पढ़ेंगे, इसे couldn't, आई couldn't और can't, असल में इसका सिलसिला ही ऐसा ही है कि स्ट्रक्चर बना हुआ है रेडीमेड। जी, मैं फैसला किए couldn't बगैर नहीं रह सका। I couldn't help uh, डिसाइडिंग, uh, decide आई the couldn't हेल्प deciding. डिसाइडिंग। मैं, जी मैं गाना गाए बगैर नहीं रह सका। I couldn't help singing the song. आई couldn't हेल्प सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़े बगैर नहीं रह सका। I couldn't help reading the contract. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट को आप क्लॉजेस भी कह सकते हैं कि भाई आपने उसके क्लॉजेस पढ़े, यानी आपने उसकी शर्तें पढ़ी। यू couldn't हेल्प रीडिंग द क्लॉजेस। बात समझ आ रही है? आगे चले। मैम ये couldn't यूज होगा पास्ट के लिए और can't help यूज होगा प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट के लिए ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, ये केस नंबर कौन सा था हमारा? 6. अब हम चलते हैं केस नंबर 7, और वो बहुत छोटा सा है, और उसके बाद में आपको फिर स्पीकिंग में लेके चलूंगी, और इन सबको आपने प्लीज रिवाइज करना है। केस नंबर 7 हमारे पास आता है, बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपसे कहूँ विद नो स्ट्रिंग्स अटैच, आई थिंक अभी पढ़ाया होगा मैंने। इसका मतलब होता है बिना किसी जाती मफाद के, बिना किसी गर्ज के, बिना किसी लालच के, बिना किसी मफाद के, वो आप लिख लीजिएगा। यू कैन यूज दिस स्ट्रक्चर विद एनी सॉर्ट ऑफ द सेंटेंसेस, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं आपको जो पढ़ाया है मैं उसी से बात करूंगी। आई एम सॉरी, आई एम हेल्पिंग माई अनप्रिविलेज्ड, इसे ऐसे कर लें। अनप्रिविलेज्ड का मतलब पता है क्या होता है? पुअर होता है। अब ना पुअर पुअर कहना लोगों ने छोड़ दिया, अनप्रिविलेज्ड कहते हैं। आई एम हेल्पिंग माई अनप्रिविलेज्ड ग्रुप ऑफ फ्रेंड विद नो स्ट्रिंग्स अटैच, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, प्लीज समझ जाइएगा। मैम अनप्रिविलेज्ड का मतलब होता है पुअर। पुअर, अनप्रिविलेज यानी गरीब। और और अगर खाली प्रिविलेज्ड आए। पढ़े लिखे काबिल या अच्छे इस तरह का, फाइनेंशियल स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल दे आर प्रिविलेज्ड वन, दे आर प्रिविलेज्ड, वो पढ़े लिखे